हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस। डे 8 है द हिंदू वोकैबुलरी से। जो डिफिकल्ट फ्रेजेस होते हैं, जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो लोग अटक जाते हैं, वो सारी फ्रेजेस मैं इस सीरीज में डिस्कस करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ सारे सिचुएशनल एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है काई वॉश। काई वॉश, सी KIVOSH। काई वॉश जो जनरली फ्रेज में यूज होता है, लेकिन फिलहाल हम इसका पहले मीनिंग समझते हैं। काई वॉश का अर्थ होता है किसी चीज को पूरी तरह रोक देना या बंद कर देना, टू स्टॉप और एंड समथिंग कंप्लीटली। काई वॉश का उपयोग यूज हम तब करते हैं जब किसी प्लान, किसी एक्टिविटी, किसी तरह की टास्क को अचानक से हम जब रोक दें, ठीक है, स्टॉप कर दें, तो वहां पर हम काई वॉश का यूज करते हैं। यह जो है जनरली फ्रेज पुट द काई वॉश ऑन में यूज होता है। ठीक, अगर हम नॉर्मली देखें इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं, या बेसिक इंग्लिश में क्या हम बोलेंगे इस वर्ड को, जैसे बैन कर देना, स्टॉप, कंप्लीटली, हॉल्ट, तो ये सारे इससे सिमिलर मिलते जुलते वर्ड्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी पुट द काई वॉश ऑन द न्यू प्रोजेक्ट ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट। मतलब कि जो कंपनी ने खर्च बढ़ने के कारण नए प्रोजेक्ट पर मतलब बैन कर दिया, रोक दिया, कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा इट्स अ इडियम। इडियम है स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत आसानी से या बिना कठिनाई के, टू डू समथिंग वेरी इजीली। तो वहां पर हम स्टैंडिंग ऑन हिज हेड यूज करते हैं। यह इडियम जो है ऐसे टास्क के लिए यूज होता है जिससे कोई व्यक्ति बहुत इजीली, बिना एफर्ट डाले, ज्यादा एफर्ट डाले कर ले। तो इसका मीनिंग यह नहीं होता है कि सचमुच सिर के बल खड़े होकर काम करना, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि किसी काम को बहुत इजीली और इफेक्टिव तरीके से कर लेना। जैसे अगर इसका, माफ कीजिएगा, अगर हम सिनोनिम्स देखें, जैसे वेरी इजली, एफर्टलेसली, विथ ईज, तो ये सारे इसके मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हो गए। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल फिनिश्ड द इंटायर प्रोजेक्ट स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। मतलब राहुल ने पूरा प्रोजेक्ट बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया, बहुत इजीली फिनिश कर लिया। फाइन, जैसे अगर हमें बोलना हो कि वह मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको स्टैंडिंग ऑन हिज हेड हल कर देता है, मतलब सॉल्व कर देता है, तो वो मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत इजी है, वो बहुत इजीली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। उसने इंटरव्यू को स्टैंडिंग ऑन हिज हेड पास कर लिया, मतलब बहुत इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज स्टूड यू अप। स्टूड यू अप जो इडियम है, देखिए ये सारे इडियम्स जो है ना, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर को जब मैं रीड करती हूँ तो उसमें जो जो मुझे मिलता है वो मैं आपको इस सीरीज में लाकर देती हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल से ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारा जो इडियम है स्टूड यू अप, इसका अर्थ होता है तय मुलाकात पर न आना या इंतजार करवाकर छोड़ देना। हमेशा किसी न किसी वक्त पे सबके साथ ऐसा होता है कि कोई आपको बुलाता है किसी वजह से, किसी कारण से, और वो खुद प्रेजेंट नहीं होता, वो नहीं आता, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करेंगे। ठीक है, तय मुलाकात पर ना आना, इंतजार करवाकर छोड़ देना, टू फेल टू कम टू अ प्लान मीटिंग और डेट के लिए भी यूज हो सकता है, मीटिंग के लिए भी यूज हो सकता है। तो स्टूड यू अप का यूज तब होता है जब कोई पर्सन किसी अपॉइंटमेंट, किसी डेट या किसी भी मीटिंग टाइम पर बिना आपको इन्फॉर्म किए हुए, बिना आपको कोई नोटिस दिए हुए वो आपको पहले बुलाता है, लेकिन वो खुद प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पर हम ये यूज करेंगे। यह अक्सर डेट, मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इसको अगर हम बेसिक इंग्लिश में देखें तो फेल टू अपीयर बोल सकते हैं, लीव वेटिंग बोल सकते हैं, अबेंडेंड एट मीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रवि बिकेम वेरी अपसेट बिकॉज हिज फ्रेंड स्टूड हिम अप। रवि बहुत नाराज हो गया क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बुलाया और वो वहां नहीं आया। नेक्स्ट वन इज स्टैंड पैट ऑन द इशू। स्टैंड पैट ऑन द इशू भी एक इडियम है और इसका अर्थ होता है अपने निर्णय पर, अपने डिसीजन पर, अपने ओपिनियन पर अड़े रहना। ठीक है, टू रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन और डिसीजन अबाउट एन इशू। तो यह जो इडियम है, जब कोई व्यक्ति
पर्सन किसी इशू पर, डिसीजन या किसी ओपिनियन पर बिना बदलाव, बिना चेंज किए दृढ़ फर्म होकर बना रहता है, यानी वह अपने पोजीशन को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, रेडी नहीं होता, चेंज करने के लिए रेडी नहीं होता, अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट्स को, अपने डिसीजन को, अपनी ओपिनियन को, तो वहां पर किसी बात को लेकर, किसी इशू को लेकर, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? स्टैंड पैट ऑन द इशू, स्टैंड पैट ऑन द इशू। अगर इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो क्या बोल सकते हैं? रिमेन फर्म, ठीक है, स्टिक टू वंस पोजीशन, रिफ्यूज टू चेंज। तो ये सारे इससे सिमिलर, मिलते जुलते बेसिक इंग्लिश हो गए। अब अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कि द मैनेजर स्टूड पैट ऑन द इशू ऑफ बजट कट्स, मतलब कि यहाँ क्या हुआ कि मैनेजर ने बजट कटौती के मुद्दे पर बिल्कुल अड़ा रहा, ठीक है, वो अपने बजट कट करने के इशू पर बिल्कुल फर्म रहा, चेंज, अपने ओपिनियन, अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया। नेक्स्ट इज फंडामेंटली चैलेंज्ड फ्रेज। फ्रेज फंडामेंटली चैलेंज्ड, हमेशा आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो ये देखने को आपको मिलता होगा। इट्स फंडामेंटली चैलेंज्ड मतलब क्या? मूल रूप से कमजोर, ठीक है, बुनियादी स्तर पर समस्याग्रस्त। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फंडामेंटली चैलेंज्ड। तो जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम, कोई थॉट में बुनियादी फंडामेंटल वीकनेस हो, जिससे वह सही तरीके से काम न कर पाए, तब वहां पर हम फंडामेंटली चैलेंज्ड कहते हैं, या फंडामेंटली चैलेंज्ड उसे कहा जाता है। यह जनरली कब यूज होता है? जैसे किसी नीति, किसी पॉलिसी, इकोनॉमी, किसी तरह की व्यवस्था, सिस्टम, या व्यक्ति की एबिलिटी, कोई पर्सन की एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? जैसे फंडामेंटली चैलेंज को हम नॉर्मली बोल सकते हैं बेसिकली वीक, स्ट्रक्चरली फ्लॉड मतलब कि जिसमें कुछ मतलब नेगेटिव चीज हो, या कोई, जैसे फ्लॉ मतलब क्या होता है? किसी तरह का दाग धब्बा, है ना, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लमेटिक, तो वहां पर बेसिकली वीक, स्ट्रक्चरली फ्लॉड, वहां पर हम ये इसका फंडामेंटली चैलेंज का बेसिक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी लुक्स बिग फ्रॉम आउटसाइड बट इट इज फंडामेंटली चैलेंज इंटरनली, मतलब क्या हुआ कि द कंपनी, जो कंपनी है वो बाहर से बड़ी दिखती है, लेकिन अंदर से वो मूल रूप से कमजोर है। नेक्स्ट इज टॉप्सी टर्वी। टॉप्सी टर्वी न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, नहीं पता रहेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। टॉप्सी टर्वी क्या होता है? टॉप्सी टर्वी को हम एज एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो गया। इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त, उल्टा पुल्टा, अव्यवस्थित। नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? डिसऑर्डर्ड है, कैओटिक है, अपसाइड डाउन है, मेसी है। तो ये टॉप्सी टर्वी के सिनोनिम्स हो गए, सिमिलर मीनिंग्स हो गए। टॉप्सी टर्वी का अर्थ होता है इन अ कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मेसी और अपसाइड डाउन कंडीशन। जब कोई चीज पूरी तरह बिखरी हुई होती है, डिसऑर्डर होती है, कैओटिक होती है, गड़बड़ होती है, स्थिति में होती है, तो वहां पर हम टॉप्सी टर्वी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि बच्चों के खेलने के बाद यह जो रूम है वो बिल्कुल टॉप्सी टर्वी हो गया, तो कैसे, मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। अचानक बदलाव के कारण उसकी जिंदगी टॉप्सी टर्वी हो गई। अचानक से कोई चेंज हुआ और उसका जो लाइफ नॉर्मल चल रहा था वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, अव्यवस्थित हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। सब डिपेंड करता है कि आपका जो आप सेंटेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। फाइन। तो टॉप्सी टर्वी का अर्थ हुआ अस्त व्यस्त, उल्टा पुल्टा, अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डर्ड, कैओटिक, अपसाइड डाउन, मेसी। बार बार मैं बोल रही हूँ, जितना बार बोलूंगी उतनी बार आप मतलब आपको याद हो जाए, इसलिए मैं एक ही चीज को दो बार रिवाइज करवा देती हूँ। नेक्स्ट इज एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब क्या होता है? देखियो, एम्फी का मतलब होता है ना AMPHI, दो, बोथ, ठीक है, एम्फी। तो एम्फी का मतलब बोथ, और थिएटर का मतलब आपको पता होगा रंगमंच जिसे आप बोलते हो। तो एम्फी थिएटर वर्ड जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है गोलाकार रंगमंच। नॉर्मली आप बोल सकते हो खुला सभा स्थल, अ सर्कुलर और ओपन एयर प्लेस यूज्ड फॉर परफॉर्मेंसेस एंड पब्लिक इवेंट्स। तो वहां पर हम एम्फी थिएटर का यूज करते हैं। नॉर्मली हम बोल, इसका सिनोनिम्स हो सकता है ओपन थिएटर, पब्लिक स्टेज, ऑडिटोरियम। हालांकि ऑडिटोरियम क्लोज भी होता है, लेकिन यहाँ पर जनरली ना ओपन सर्कुलर थिएटर की बात हो रही है। फाइन, जो खुला हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द म्यूजिक कॉन्सर्ट वाज हेल्ड इन द ओल्ड एम्फी थिएटर। तो म्यूजिक का जो कॉन्सर्ट है, संगीत समारोह, पुराने खुले सभा स्थल में ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया।
सो जैसे अगर हमें बोलना हो कि पर्यटक प्राचीन, मतलब कि क्या, जो टूरिस्ट लोग होते हैं प्राचीन खुले मंच को देखने, एम्फी थिएटर को देखने दूर दूर से आते हैं। तो एम्फी थिएटर बहुत ही अच्छा दिखता है ना, एकदम खुला होता है, राउंड होता है, और जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बैठने का सिस्टम होता है और बीच में परफॉर्मेंस होते हैं, तो इस तरह का हाँ होता है। आप कहीं ना कहीं मूवीज में जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट वन इज पोल राउट। पोल राउट क्या होता है? पोल राउट, पहले तो ये वर्ड जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है चुनावी करारी हार या बुरी चुनावी पराजय, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। करेक्ट। अभी पोल का क्या अर्थ होता है? पोल का अर्थ होता है इलेक्शन या वोटिंग, और राउट ROUT का अर्थ होता है कंप्लीट डिफीट। तो आप इस तरह से, कंप्लीट डिफीट मतलब पूरी तरह से हार, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो चुनावी करारी हार या बुरी चुनावी पराजय को हम बोलेंगे पोल राउट, अ वेरी हेवी डिफीट इन एन इलेक्शन। तो इसका जो पोल राउट है वो पॉलिटिक्स में तब किया जाता है जब किसी पार्टी या किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन को चुनाव में बहुत बड़ी या शर्मनाक हार मिलती है। कहते हैं ना वो उनकी बहुत शर्मनाक हार हुई, तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है ना वो भारी, बहुत ह्यूज मेजॉरिटी से जीतती है। तो जो हारती है वहां पर हम क्या बोल रहे हैं? पोल राउट। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं क्रशिंग डिफीट, नॉट डिफेक्ट, इट्स अ क्रशिंग डिफीट, इलेक्टोरल लॉस, मैसिव सेटबैक। तो ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टी सफर्ड अ मेजर पोल राउट ड्यू टू पब्लिक एंगर। जनता के गुस्से के कारण जो पार्टी थी उनको भारी चुनावी पराजय मिली, बहुत खराब ढंग से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट वन इज जॉल्टेड बाय। जॉल्टेड बाय, JOLTED, जॉल्टेड बाय का अर्थ होता है, पहले हम देखते हैं जॉल्ट का क्या अर्थ होता है। JOLT का अर्थ होता है झटका देना, ठीक है, हिला देना। तो जॉल्टेड बाय एक नाउन है और इसका अर्थ होता है अचानक झटका लगना या अचानक प्रभावित होना, सडनली शॉक्ड और स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय समथिंग। जैसे अगर हमें बोलना हो ये दुर्घटना की, एक्सीडेंट की जो न्यूज है उससे पूरा शहर स्तब्ध, जॉल्टेड बाय हो गया, ठीक है। अचानक आए भूकंप से लोग हिल गए, जॉल्टेड बाय हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब है कि जॉल्टेड बाय का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई किसी तरह का सोसाइटी, किसी तरह की सोसाइटी सिस्टम, किसी घटना, किसी इवेंट, न्यूज, एक्सीडेंट से अचानक जब शॉक फील करे, ठीक है, अरे ऐसा हो गया, इस तरह का, तो वहां पर हम जॉल्टेड बाय का यूज करते हैं। यह जो है इमोशनली, मेंटली सिचुएशनल प्रभाव को दर्शाता है, दिखाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन्वेस्टर्स वर जॉल्टेड बाय द न्यूज ऑफ द कंपनी स्कैंडल। तो कंपनी घोटाले की खबर से जो इन्वेस्टर्स थे, निवेशक थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो चौंक गए, क्या हो गए? जॉल्टेड बाय हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा इतने एग्जाम्पल से कि जॉल्टेड बाय का क्या अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम एडजेक्टिव एंड एज अ नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, जहां पे जिस सेंटेंस में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप यूज करेंगे। ऑप्टिमम लेवल सुना होगा ना, ऑप्टिमल लेवल मतलब कि सबसे अनुकूल, परफेक्ट, आदर्श, सर्वोत्तम, द बेस्ट और मोस्ट सुटेबल कंडीशन या बेस्ट और मोस्ट सुटेबल लेवल या अमाउंट, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का यूज ऐसी कंडीशन, ऐसे लेवल या ऐसे अमाउंट के लिए किया जाता है जो सबसे बेस्ट हो, सबसे उपयुक्त हो, सब मोस्ट सुटेबल हो, या किसी भी टास्क, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी रिजल्ट के लिए एक परफेक्ट, एक आदर्श स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अगर इससे मिलता जुलता हम बेसिक वर्ड्स देखें तो, या फ्रेज देखें तो, बेस्ट पॉसिबल, आइडियल, मोस्ट फेवरेबल, परफेक्ट लेवल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। ये सारे इनके सिनोनिम्स हो गए। जो ग्रीन में डाला हुआ है ना वो वर्ड का सिनोनिम्स हैं या सिमिलर फ्रेजेस या सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेंटेनिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर दिस मशीन्स एफिशिएंसी। मतलब क्या हुआ कि इस मशीन की जो इफिशियंसी है, जिसको आप कार्य क्षमता बोलते हो, तो इस मशीन की कार्य क्षमता के लिए सबसे उपयुक्त, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाए रखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जरूरत है, ठीक है, नेसेसरी है। नेक्स्ट वन इज प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट, अब ये क्या है? प्रोलिफरेट का तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले समझ लेते हैं। ये वर्ब है, ठीक है, प्रोलिफरेट।
इसका अर्थ होता है तेजी से बढ़ना या फैलना या अत्यधिक वृद्धि होना, टू ग्रो, इंक्रीज और स्प्रेड रैपिडली इन लार्ज नंबर्स। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, प्रोलीफरेट। तो प्रोलीफरेट तब यूज किया जाता है जब कोई चीज बहुत रैपिडली से ग्रो करती है, स्प्रेड करती है या उसके नंबर्स जो हैं इंक्रीज करने लगे। तो यह जो वर्ड है, ये शब्द है, आइडियाज के लिए यूज होता है, कंपनीज, टेक्नोलॉजी, डिजीज आदि के लिए यूज किया जाता है प्रोलीफरेट। जैसे मल्टीप्लाई रैपिडली, स्प्रेड क्विकली, एक्सपेंड, इंक्रीज ग्रेटली। तो ये सारे क्या हो गए, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, फ्रेज हो गए। ठीक है, टू ग्रो, इंक्रीज और स्प्रेड रैपिडली इन लार्ज नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोलिफरेटेड रैपिडली आफ्टर द अराइवल ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट के आने के बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तेजी से फैलने लगा, बढ़ने लगा, एक्सपेंड किया। ठीक है, तो प्रोलिफरेट किया। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से फैलने लगती हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से प्रोलिफरेट करती हैं। नेक्स्ट इज क्रशिंग डिफीट। क्रशिंग डिफीट क्या होता है? क्रशिंग डिफीट एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है करारी हार, बुरी पराजय, भारी शिकस्त। ठीक है, अ वेरी सिवियर एंड ओवरवेलमिंग डिफीट। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग डिफीट। अच्छा, इसके पहले जो हमने वर्ड फ्रेज यूज किया था, आपको पता याद होगा, इलेक्शन के लिए पॉल राउट, जो चुनावी करारी हार है, तो ये भी इससे मिलता जुलता है। लेकिन वहां पे जो पॉल राउट था ना, वो एक बिल्कुल बता रहा था कि ये पॉलिटिक्स में जनरली यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है, क्योंकि वहां पे पॉल था इलेक्शन वोटिंग से रिलेटेड, यहाँ पे जो है सेम मीनिंग है, करारी हार, बुरी पराजय, भारी शिकस्त। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन या वोटिंग से रिलेटेड है, तो ये किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। क्रशिंग डिफीट, समझ में आया डिफरेंस? तो करारी हार, पूरी पराजय, भारी शिकस्त, अ वेरी सीवियर एंड ओवरवेलमिंग डिफीट को हम क्रशिंग डिफीट बोलते हैं। तो ये जनरली तब यूज होता है जब बहुत बड़ी, अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग या पूरी तरह निराशाजनक, जिसको आप डिवास्टेटिंग बोलते हो, तो यह हार हो, तो वहां पर हम क्रशिंग डिफीट को यूज करते हैं। यह वर्ड जो है ना, अक्सर देखोगे स्पोर्ट्स में यूज होगा, वॉर के लिए यूज होगा, किस तरह के कॉम्पिटिशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। इससे मिलता जुलता सिमिलर वर्ड्स फ्रेज क्या हो गया, हेवी डिफीट, ह्यूमिलिएटिंग लॉस, मैसिव सेटबैक। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, द टीम सफर्ड अ क्रशिंग डिफीट ड्यू टू कंटिन्यूअस पुअर परफॉर्मेंस। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण जो टीम है उसको करारी हार झेलनी पड़ी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट और 12th फ्रेज था। और चलिए, अगर 1% भी आपकी लाइफ में, आपके नॉलेज में कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ हो, तो जरूर से सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।